हाय, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी ओएलपी ग्रुप वालों को और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत चीज़ें सीखेंगे और ध्यान से आप मेरे साथ रहना। और आज हम बात करते हैं खासकर ओएलपी के बारे में। ओएलपी है क्या? देखो, ओएलपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों को एक मार्गदर्शन करता है और आपको चैन से बैठने नहीं देगा। जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक आप उस सफलता तक नहीं पहुंच जाएंगे, आपको अपना शांति से बैठने नहीं देगा। ओएलपी यही है और ये समय की मांग है। और समय की मांग क्या है कि देखो, एक सिचुएशन था कि बहुत सारी चीज़ें था, जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई है, समय बदल गया है और पहले वाला वैसा माहौल अब है नहीं। तो ऐसे में जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उसका भविष्य का क्या, वो क्या करेंगे? तो वो कुछ न कुछ तो करेंगे। अगर वो घर में बैठे रहेंगे तो इससे तो कोई हल है नहीं। कोचिंग संस्थान बंद है और आगे अब क्या होगा, नोबडी कैन से। बड़े बड़े क्लासरूम में 2-2 हज़ार छात्रों का क्लास चलना, हज़ार छात्रों का क्लास चलना, एक समय था कि पॉसिबल था ये सब चीज़ें, लेकिन अब चीज़ें अब ऐसा आगे नहीं मान के चले। अब बहुत सारा एहतियात बरता जाएगा, तब जाके चीज़ें संभव होगी। और जब तक इसका कोई पुख्ता वैक्सीन नहीं आएगा, तब तक तो अभी कोई रिस्क लेने वाला नहीं। तो ऐसे में जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो क्या करें? उनके पास दो ही रास्ता है, या तो कोई किसी के मार्गदर्शन में पढ़ाई करें, या नहीं तो खुद से सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करने में होता है क्या है ना, कि जब तक कोई पीछे से पुश ना करे, पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ बढ़िया ही लगता है ना। सब कुछ बढ़िया ही लगता है जो कर रहे हैं सब ठीक ही। और अगर पीछे से कोई पुश करने वाला हो, पीछे से कोई मोटिवेट करने वाला हो, पीछे से कोई गलतियां बताने वाला हो, पीछे से कोई टारगेट देने वाला हो, डेली टारगेट सेट करने वाला हो और आपके साथ चलने वाला हो, तो लगता है मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत दूर अगर जाना है, रास्ता लंबा है, तो होता क्या है, अकेले जाने में थोड़ा सा डर भी लगता है और समय भी लगता है, बोर भी हो जाते हैं। और अगर कोई साथी मिल जाए जो साथ चलने वाला हो, गप करने वाला हो, मार्गदर्शन करने वाला हो, जिससे कुछ बातें कर सके, हाँ, तो क्या होता है, मंजिल का पता ही नहीं चलता और एक समय के बाद उस मंजिल पे हम लोग पहुंच जाते हैं, बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। तो ओएलपी यही है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, हाँ, जिसपे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत के बच्चों को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं और मार्गदर्शन ले रहे हैं। और अब तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे जो गरीब छात्र हैं, जिनके मन में कभी सपना होता था कि हम भी सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, वो भी आसान हो गया। हाँ, वो भी आसान हो गया। एक समय था कि जो कामकाजी वर्किंग मैन या वर्किंग वूमेंस थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरा तो ऑफिस है और ऑफिस 9 to 5 है, तो क्या करें, अब हम तैयारी करें या क्या करें। और देखो, वर्किंग मैन या वर्किंग वूमेन के साथ होता क्या है ना, उनको हड़बड़ा के सुबह ऑफिस जाना होता है और उधर से छूटते छूटते 6 बज जाता है। और जिनका दूरी घर से बहुत दूर है ना, तो उनको तो पहुँचते पहुँचते 7 बज जाता है। तो वो क्या करें? और अगर वो किताब खोलते हैं ना ऐसे में, या कहीं कोचिंग ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं ना, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा असंभव सा काम लगता है। उनको तो बस यही लगता है कि कोई बस बताता जाए, डेली कुछ भेजता जाए मटेरियल, और बताता जाए, हेल्प करता जाए, और बाकी काम हम कर लेंगे। तो उनको बस ऐसा ही महसूस होता है। हम भी वर्किंग थे एक समय में, और वर्किंग होते हुए भी सिविल सर्विस की तैयारी कंटिन्यू रखे थे, लेकिन क्या क्या परिस्थितियाँ आती है, कैसे कैसे दिक्कतें आती है, क्या क्या सामना करना पड़ता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके बाद हाउसवाइफ ऐसे होते हैं जो देखो कहीं न कहीं शादी के पहले बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, और उनको लगता है कि बहुत सारा चीज़ कर लेंगे, लेकिन एक टाइम पीरियड के बीत जाने के बाद अगर नहीं कुछ हो पाता है हासिल, तो हो सकता है जहाँ से आपने तैयारी शुरू करा था और आप 90% तैयारी कंप्लीट कर चुके होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद घर वाले पेशेंस टूट जाता है और वो कहीं न कहीं शादी कर देते हैं। उसके बाद वो जो इच्छाएं होती है, वो जो अंदर से विल पावर होता है, वो कहीं न कहीं दबा रहता है
और जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी लायबिलिटी थोड़ा सा कम होता है, तब लगता है कि अब खाली समय मिला है तो क्यों ना कुछ कर लें। हाँ, तो उसमें होता है कि बहुत सारी चीज़ें तो आप पहले से पढ़े होते हैं, बस करना क्या होता है कि थोड़ा सा एक बार फिर से मन मजबूत करना होता है, सुस्ती झाड़ना होता है और फिर से अपने पथ पे लग जाना होता है। फिर सारी चीज़ें देखिए, फिर सारी कायनात आपकी मदद में आगे बढ़ेंगी। और जब आपके पति, जब आपके हस्बैंड देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, पूरे घर की जिम्मेवारियों को निपटाते हुए भी आप इस चीज़ को जिम्मेवारी उठा के पूरा कर रहे हो, तो देखना सारे लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। इवन आपके बच्चे भी मदद के लिए आगे आएंगे। मैंने देखा है ऐसे 25 एग्जाम्पल मेरे सामने है। 25 एग्जाम्पल तो मैं कह ही सकता हूँ जो मेरे सामने है। तो इन लोगों के OLP प्रोग्राम मदद करेगा। और कहीं भाग दौड़ नहीं करना है, कोचिंग के रेस में दौड़ना नहीं है। घर बैठे आपको एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसी सुविधा, ऐसी सारी चीज़ें मिल जाएगा कि अगर थोड़ा सा भी आप सिंसियर रहेंगे, थोड़ा सा भी सिंसियर, तो देखेंगे कि अपने मंजिल तक आप पहुंच गए। और जो भी आपने सोच रखा है, UPSC या BPSC, IAS या SDM, आप बन सकते हैं। और ज़्यादा इसमें समय लगेगा नहीं। अगर अच्छे से BPSC के लिए तो 1 से 1.5 साल, और UPSC के लिए 1.5 साल, इतना समय आप डेडिकेट होकर दीजिए। और उसके बाद खर्च भी कुछ नहीं आता है। 50 रुपये डेली का खर्च आता है। 50 रुपये का डेली का खर्च कुछ भी नहीं है। अगर कोई छात्र बोले सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला कि मेरे पास 50 रुपये भी इस तैयारी के लिए नहीं है, तब तो कहीं न कहीं वो, क्या बोला जाए, कहीं न कहीं वो अपने आप से झूठ बोल रहा है और वो अभी तैयार हुआ नहीं है। सच में वो अभी मेंटली रूप से तैयार नहीं हुआ है इस एग्ज़ाम के लिए। और ये प्रोग्राम तो वैसे छात्रों को भी मदद करेगा जो अभी 10th में है, जो अभी 10+2 में है, क्योंकि 10th और 10+2 कहने को तो बहुत सारा काम है, नहीं तो नहीं करने को बहुत कुछ भी काम नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 10th के या 10+2 के, वो तो खोजते रहते हैं कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिले करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनको दिमाग में बस 2 ही बात डाल देते हैं, आइदर मेडिकल आइदर इंजीनियरिंग। लेकिन होता क्या है, मेडिकल तो एक बार जाने के बाद उसी में लीन हो जाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा क्या होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी 4 साल, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर नहीं निकला, अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा कैंपस नहीं हुआ, हाँ, या मनपसंद नौकरी नहीं मिला, तो वो घूम के वापस सिविल सर्विस की तरफ। तो ये 10 साल बर्बाद क्यों करें? 10+2 के बाद 10 साल बर्बाद क्यों करें? क्यों ना अभी से अगर 2-3 साल पढ़ाई के साथ साथ भी अगर अभी लग करके इधर ग्रेजुएशन हो रहा है और इधर सिविल सर्विस की तैयारी हो रही है। और अभी देखो, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। जो बच्चे पार्ट 1 में हैं या 10+2 में, अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि नौकरी लगा, जॉब लगा, क्या कर रहे हो, किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला। तभी कहा जाता है ना कि शांति के समय में अगर आपने पसीना बहा लिया, शांति के समय में अगर आपने पसीना बहा लिया, तो युद्ध के मैदान में आपका लहू बहने से बच जाएगा। और समझदार लोग क्या करते हैं, यही काम करते हैं। जब शांति का समय होता है ना, उस समय अपना काम कर लेते हैं, जिस चीज़ के लिए वो आगे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे किधर भी जाना हो। तो अगर आपका इच्छा सिविल सर्वेंट बनने का है, देश सेवा की है, समाज सेवा की है, और सबसे बड़ी है अपने परिवार का लाइफ स्टाइल, हाँ, जो सोचा था आपने, मेरा भी एक लाइफ स्टाइल हो, मेरा भी एक स्टैंडर्ड हो, जो मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ, अपने गांव वाले को देना चाहता हूँ, अपने सोसाइटी को देना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो आप अचीव कर सकते हैं। और अभी 10+2 के छात्र भी अगर चाहें तो इसमें इनरोल होकर करके वो भी लाभ ले सकते हैं। क्यों? उनको तो अभी समझ में नहीं आता करना क्या है। या जो 10+2 अभी पास आउट हुए हैं, तो उनको समझते समझते 2 से 3 साल लगता है, और उधर 2-3 साल उधर तैयारी करते रहते हैं, अपना ग्रेजुएशन चलता रहता है। और जब तक ग्रेजुएशन चलता रहता है आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। और जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, पूरा सभी लोग, मोहल्ला, टोला, दोस्त यार, सब कोई, रिलेटिव, सब कोई आपसे पूछना चाहता है कर क्या रहा है, क्या पढ़ रहे हो। ज़रा सा गली मोहल्ला, एक बार ग्रेजुएट हो जाइए ना, और ग्रेजुएट होने के बाद आप गली में निकालिए ना, सब पूछेगा क्या कर रहे हो बाबू। रिलेटिव पूछना शुरू कर देंगे क्या कर रहा है बच्चा, है ना, दोस्त।
क्या करोगे, एक करोगे। और दोस्त भी तो फुकरे फुकरे टाइप के ऐसे से दोस्त नौटंकीबाज मिलते हैं, 2 मिनट में भूत झाड़ देते हैं। कभी दोस्त बोलेगा आईटी की तरफ चलो, आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटी है। कभी बोलेगा बेंगलोर चलो, बेंगलोर में बहुत अपॉर्चुनिटी है। कभी बोलेगा इंजीनियरिंग करो, फलना का पैकेज जितना मिल गया, विदेश चला गया। तो 12 तरह की बातें सुन करके ना मन जो है बहुत तरह का विचलित होता है, और इस सब में कहीं न कहीं जो आपका गोल होता है वो खो जाता है, भूल जाता है। तो वो क्या करना है ऐसे में अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो जब तक आपका इधर ग्रेजुएशन होगा, आप साथ में अगर चलाक स्टूडेंट हो तो साथ में सिविल सर्विस की तैयारी कर लोगे। और इसको समझते समझते समय लगता है, किसके लिए, जो अभी 10+2 पास आउट है। तो अच्छी बात यह है कि अभी शांति के समय में वो काम कर लो, और जैसे उधर ग्रेजुएशन हुआ, देखना 2 से 3 साल में ये लेवल बन जाता है ना, खासकर OLP में निकाल लोगे एग्ज़ाम को, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी दिल्ली, बिना किसी ढाका कहीं गए हुए। ठीक है, तो ऐसे मदद करेगा। और अगर आपने अभी सीरियस नहीं हुए, मैं सभी को बोल रहा हूँ, अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए और कहीं न कहीं रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, या अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब घर आए हुए हैं, तो कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, पूछने वाले की कमी नहीं है और माथा खाने वाले को कमी नहीं है ना। आपके पिताजी तो रोज़ कोई ना कोई पूछता है। अगर आप पटना में रह के पढ़ रहे हैं, दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद में रह के पढ़ रहे हैं, और 2 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ, 3 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और मैंने तो देखा है, ऐसे छात्रों को देखा है जो पटना के बाहर रह तो रहे हैं, 5-5 साल हो गया, 6-6 साल हो गया, लेकिन जब भी आते हैं तो देखते हैं मुंह लटका हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके घर वाले ने पैसे में कोताही किया देने में, या फिर उसको फैसिलिटी नहीं मिली, या फिर उसको मौका नहीं मिला। वो जैसा बोला बच्चा, गार्जियन वैसा करते गए। प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहा है, या हो सकता है जो सीखना चाह रहा था कोई उसको वैसा सिखा नहीं पा रहा है। वो पर्सनल गाइडेंस चाह रहा था, कोई उसको कहीं से पर्सनल गाइडेंस मिल नहीं रहा है, कोई टोकने वाला उसको नहीं है। जैसे घर में रहता है तो सामने पूछता है ना भाई, सब कोई, बड़े भैया हैं या दीदी कोई भी है, फ़ोन पे कितना कोई टोक लेगा, कितना कोई पूछ लेगा हाल चाल। सामने रहता है तो हर कोई टोकता है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो जी, क्या करना है, क्या दिक्कत है। फ़ोन से कितना सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो यही होता है, मौका मिलने के बाद भी जब गांव घर आइएगा ना छुट्टी में, दशहरा की छुट्टी में, दिवाली की छुट्टी में, तो सब यही पूछेगा क्या कर रहे हो जी। बोलिएगा ना कि IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, SDM बनने की तैयारी कर रहे हैं। नाक मुँह तो ऐसे बिचकाएगा ना कि देख करके आपको लगेगा यार कौन पाप करके आ गया। पिताजी से भी पूछेगा की कर लो बेटवा, हाँ बेटवा की कर रहा, तो क्या बोलेंगे पिताजी, तैयारी कर रहा है। दूर, अभी तक तैयारी कर रहा है, इतना दिन हो गया तैयारी कर रहा है। तो ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ता है, मत कहिए। कब? अगर आप समय से नहीं संभले तब। अगर समय से संभल गए तो देखना किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर आप ही राजा हैं। तो OLP वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो कॉपी लिख रहे हो, अच्छा लग रहा है देख करके, और इतने कम समय में, कुछ लोगों को तो देखा मैंने, इतने कम समय में इतना अच्छा स्टैंडर्ड कॉपी में ले आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि बहुत अच्छा जा रहा है, और कुछ लोग जो नहीं अच्छा जा रहा है उनको मैं पर्सनली अलग से कमेंट लिख रहा हूँ, कैसे सुधरेगा उस पर मैं बात कर रहा हूँ। और देखो, बहुत लोग नहीं लिख रहे हो आंसर को, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं बिल्कुल फ्रेशर्स है, और उनको पता नहीं चल रहा है कि आंसर राइटिंग करते क्या है, करते कैसे हैं, शुरुआत कैसे करें। देखो, आप एक सबसे पहले एक ग्रेजुएट हो, ठीक है, और अपने आप से बोलो कि आई एम ए ग्रेजुएट। और एक ग्रेजुएट के सामने एक लाइन का प्रश्न आएगा और सिर्फ 5 लाइन नहीं लिख पाएगा। तो जब भी लिखने का आए आंसर राइटिंग, तो कोई भी प्रश्न हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे इंडियन पॉलिटी से हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री से हो, कहीं से भी हो, अगर नहीं लिख सकते हो तो एक काम करो,
पहले उस प्रश्न को पढ़ो और उसको मन ही मन सोचो। अभी लिखना स्टार्ट मत करो, सोचो। खाते पीते 3-4 घंटा उस पर समय दो ना, ऐसे ही घूमते फिरते कि क्या मैं 5 लाइन इस पर नहीं लिख सकता। फिर देखना एक समय आएगा, शाम तक लगेगा नहीं 5 लाइन तो लिखा ही जाएगा। और जिस दिन अगर 5 लाइन लिखा गया ना उस सब्जेक्ट पे, उस क्वेश्चन पे, फिर एक दिन आएगा 25 लाइन भी लिखा जाएगा, 25 लाइन भी लिखा जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो जिस चीज़ को कैसे लिखा जाता है, आप हो गए 25 साल के या कोई 30 साल के और सिविल सर्विस की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैट्रिक में भी तो लिखी के पास किए होंगे, इंटरमीडिएट में भी तो लिखी के पास किए होंगे, ग्रेजुएशन में भी तो लिखी के पास किए होंगे। तो वहाँ कैसे लिखा गया जो यहाँ नहीं लिखा रहा है? और अगर नहीं लिखा रहा है तो सोचिए क्यों नहीं लिखा पा रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। और फिर भी नहीं लिखा रहा है तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, 2 स्टेप बैक, 2 कदम पीछे हटिए और थोड़ा बच्चा बन जाइए आप। लोगों को लगता है ना कि हम बच्चा बनेंगे, बच्चा बनने में शर्म आता है, तो हमको बच्चा बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बनिए और बच्चा बन जाइए। याद कीजिए बचपन में क्या करते थे आप। बचपन में यही करते थे कि अगर नहीं आता था, कोई गुरुजी ने प्रश्न दिया और मेरे से नहीं लिखा रहा है और हम क्लास में बैठे हुए, तो क्या करते थे, बगल वाला अगर लिख रहा है तो बगल वाला को देख लिए, इधर वाला लिख रहा है तो इधर वाला को देख लिए, करते थे ना। तो एक काम कीजिए, ग्रुप में जो बच्चे लिख कर भेज रहे हैं, कुछ अच्छे भी भेज रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं भी भेज रहे हैं, कुछ टूटी फूटी भाषा में भेज रहे हैं, तो उसको देखिए आप, उसका आंसर पढ़िए और पढ़ करके आपको लगेगा कि यार कुछ तो बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ तो मीडियम टाइप का है और कुछ एकदम शुरुआत किया है, तीता तिती तुतू ताता गागा गुगू। तो उसको देख के लगेगा आपको यार जब ये प्रयास कर सकता है तो हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते। और प्रयास वहीं से कीजिए ना। अभी इक्वय जो है इतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं आ जाएगा आप में आंसर उत्तर लेखन में कि जो कि और लोगों का है। जब 25 साल जो बीत गया आपका, 25 साल में नहीं आया, 3 साल में सब लोग स्कूल जाना बेसिकली शुरू करते हैं, तो जो चीज़ें 20 साल में नहीं आ पाया, 22 साल में नहीं आ पाया, तो आप क्या समझते हैं कि इधर 10 दिन में आ जाएगा? ये नहीं संभव है। अगर सत्यता पे हम लोग बात करें, है ना, सच्चाई पे बात करें, तो इसमें समय लगता है। किसी किसी का 10 दिन में सुधर जाता है, किसी किसी का 10 महीना लगता है और किसी किसी का 1.5 साल से 2 साल भी लगता है। तो अगर हम लोग सच्चाई के ग्राउंड पे बात करें, शुरुआत तो होनी चाहिए कम से कम कलम का ढक्कन खोल के लिखने का। और यूपीएससी में देखो, यूपीएससी में 20 क्वेश्चन जो आएगा ना, 20 क्वेश्चन में 15-16 क्वेश्चन तो लगेगा कि यार लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? आपको लगा है कि पढ़ा हुआ और इस पर कर लेंगे, और जो पूछा जा रहा है वो कर लेंगे। बाकी का 5-6 क्वेश्चन ऐसा लगेगा ना कि लगेगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है, कैसे लिखाएगा इसका जवाब। लेकिन वहाँ भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोड़ देंगे तो मालूम होगा कि चलो जो प्रश्न में पूछ रहा है, अगर उसमें 2 सेक्शन हैं तो कम से कम 1 सेक्शन का भी आंसर अगर जान रहे हैं तो वो लिख के आ गए, उतना पे भी नंबर मिल जाएगा। छोड़ के लेकिन नहीं आना है। और सबसे बड़ी तो ताज्जुब वाली बात तब है, वीरता वाली बात तब है, बहादुरी वाली बात तब है जब आप सारे प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं। तो उससे बड़ा बहादुरी वाली बात और क्या हो सकता है। और वो बहादुरी कब आता है? वो बहादुरी तब आता है जब न्यूज़पेपर देख करके आपको लगता है अच्छा इसमें एक काम का चीज़ है और एक काम का चीज़ नहीं है। जब कोई भी न्यूज़पेपर या स्टडी मटेरियल या कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, तो जब भी कोई मैगजीन मिलता है आपको, तो अगर वो 100 पन्ने का मैगजीन है तो 100 पन्ने में याद रखना 10 से 12 पन्ना ही काम का है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनको जो मैगजीन मिलेगा तो उनको लगे यार पूरा का पूरा मैगजीन पढ़ जाएं, या न्यूज़पेपर मिलेगा तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ जाएं। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि उसमें काम का क्या है। तो OLP वाले को तो मैं बताता भी रहता हूँ और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। जो भी नोट्स भेजे जाएंगे आपको, जो भी ग्रुप में चीज़ें जाएगी, वो मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि देखो एक काम का है और एक काम का नहीं है ना। तो ज़्यादा उधेड़-बुन में नहीं पढ़ने का। फिर जिनसे आंसर नहीं लिखा रहा है एक बार कंसंट्रेट कीजिए अपने पे। और देखो बहुत सारे बात का जवाब हम बाहर ढूंढते हैं,
तो जवाब बाहर नहीं है, जवाब अंदर है। एक बार झांकने की कोशिश कीजिए ना अपने अंदर सच्चाई से, और अपने से पूछिए। अगर उत्तर नहीं लिखा रहा है तो आप अपने आप से पूछिए और अपने आप से बोलिए, क्या मैं नहीं लिख सकता? 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 क्या मैं नहीं लिख? 5 बार बोलिए अपने आप से, अंदर से जवाब आएगा, नो, ऐसा नहीं है, कर सकते हो, प्रयास करो, प्रयास करो, फिर देखिए। तो सुस्ती तोड़िए और लज्जा तोड़िए और लगिए रेस में। और जहाँ आप सुस्त होंगे, जहाँ आप थोड़ा सा आस्कत करेंगे, पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया कंपटीशन के दौड़ में आगे दौड़ रही है और आपको भी कंपटीशन में दौड़ना है, और ज़रा सा सुस्ती आपको रेस में पीछे छोड़ देगी। तो सुस्ती तोड़िए और लगिए, ठीक है। और आपने हर हफ्ता OLP ग्रुप में फीडबैक का प्रोग्राम होता है जिसमें 2 बातें लिखना होता है। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है ना, तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट ग्रुप के हर सदस्यों से चाहिए होता है हमें। तो हफ्ते में 2 चीज़ें लिखने होता है। इस हफ्ता आपने OLP से क्या सीखा, ऑनलाइन लर्निंग से क्या सीखा, और एक फीडबैक चाहिए आपका। इतने अच्छे आपका सुझाव आया, मैं क्या बताऊं। मतलब कहते हैं ना कि फीडबैक ही बहुत बड़ी चीज़ है। जो आदमी, जो व्यक्ति फीडबैक नहीं लेता है वो अपनी तरक्की को कहीं न कहीं रोक रहा है। और फीडबैक लेना मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोगों ने जो फीडबैक दिया ना, उसमें 4-5 फीडबैक तो ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और आने वाले समय में उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। और बाकी जो क्या आपने सीखा OLP से, तो बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आए हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जारी रखूँ। आप जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसको हर दिन हम बेटर करते जाएं, हर दिन बेटर करें, हर दिन बेटर करें, हर दिन नया दिन, और हर दिन कल से अच्छा करेंगे आज, ठीक है। तो एक कुरुक्षेत्रा भी भेजा गया है आप लोग को। इस कुरुक्षेत्रा में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषा में आप लोग को भेजा गया है। इस कुरुक्षेत्रा में क्या है ना, देखो कुरुक्षेत्रा जो मैगजीन है खासकर उसको ज़्यादा मदद करता है जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर। उसमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ज्योग्राफी से बहुत हद तक रिलेटेड होते हैं, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। और एक चीज़ और, इसमें जो है जो BP से मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं 65वीं, उसका मटेरियल इसमें मिल जाएगा आपको, जो खासकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी है ना। जैसे मैंने बोला है कि आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, किसके लिए? BP से मुख्य परीक्षा के लिए। किस सेक्शन के लिए? खासकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो इसमें भी कुरुक्षेत्रा में भी देखेंगे बहुत सारा चीज़ इसमें ऐसा है जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को टच करता है, कवर करता है। जैसे इसमें जो है रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी, ये वाला पॉइंट पढ़ना चाहिए आपको। जेंडर बजटिंग बहुत अभी चर्चा में है, ये चीज़ को आप जरूर पढ़िएगा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, UPSC में भी पूछता है क्वेश्चन इससे मुख्य परीक्षा में, और BPSC के लिए भी जरूरी है पॉइंट। एहसास, द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इन इंडियाज विलेज, एहसास के बारे में PT में पूछ सकता है, इस साल हो सकता है 2020 के IAS PT में पूछ सकता है एहसास के बारे में, और BPSC 66वीं BPSC में भी पूछ सकता है एहसास के बारे में, और मुख्य परीक्षा में भी पूछ सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड रूरल वुमेन, ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में काम आएगा। देन प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको पढ़ सकते हैं। स्कीम ऑफ अपलिफ्ट वुमेन, महिलाओं को और ऊंचा उठाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्कीम चल रही है सरकार का, और ये इंटरव्यू में भी काम देगा। जो अभी 64वीं BPSC का जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है, और जो अभी इंटरव्यू में जाएंगे, तो हर बार इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महिलाओं के लिए चलाए जा रहे 5 स्कीम का क्या आप नाम बता सकते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद वुमेन्स हेल्थ फंडामेंटल फॉर ए हेल्दी नेशन, ये भी पढ़ना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। वुमेन एम्पावरमेंट, माइलस्टोन्स एंड चैलेंजेज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये वाला जो सीरीज है कुरुक्षेत्रा का, खासकर मई वाला, ये आपको अच्छे से पूरा कवर कर लेना। इसमें कहीं कहीं कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ है,
तो उस डेटा को क्या करना है ना, उस डेटा को कहीं एक कॉपी में, खासकर करंट अफेयर वाले कॉपी में लिख लेना। और जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो कॉपी बताया मैंने, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 1 वाले कॉपी में अगर उसमें भी आप अलग अलग कॉपी बनाना चाहो, सेक्शन ए का हिस्ट्री का, सेक्शन बी का करंट अफेयर का, सेक्शन सी का स्टैटिक्स का, उसके बाद जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी का सेक्शन ए का, फिर सेक्शन बी इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी का, हाँ इकोनॉमी का, उसके बाद सेक्शन सी टेक्नोलॉजी का। तो ये 6 तरह का अगर कॉपी बना सकते हैं मुख्य परीक्षा का, अगर जो बीपीएससी मेंस लिखने वाले हैं, तो लगा करके इसमें जो भी डेटा है और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एक 50 शब्दों में, ज़्यादा देखो नोट्स ज़्यादा बड़ा मत बनाना आप लोग, 50 शब्दों में उस डेटा को, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप नोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा परसेंटेज 2010 13.87% ऑफ 2015-16 एक कंपेरिजन किया है ना। इस ग्राफ को पढ़ करके सहारा ले सकते हो। एग्रीकल्चर एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इम्पॉर्टेंट। देन इस ड्राइंग को देख करके आप समझ सकते हो, हाँ इस चार्ट को देख करके समझ सकते हो कैसे कैसे ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इतने सारे ये देख लेना, जो जो टॉपिक मैंने बताया है। ओके, उसके बाद अगर चलते हैं हम लोग, हिंदी मीडियम भी अगर देखा जाए तो जो इंग्लिश मीडियम में था सेम उधर वही सारा चीज़ कवर किया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए और यह क्रॉनिकल, जो क्रॉनिकल भेजा गया है, इस क्रॉनिकल वाले में देखना जो आपका पढ़ने लायक क्या क्या मटेरियल है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लूम्स लार्ज फॉर महाराष्ट्र सीएम, सिर्फ पीटी के लिए, सिर्फ पीटी के लिए काम आ सकता है। ऑर्डिनेंस रिड्यूस सैलरीज ऑफ पार्लियामेंट 30% ऑफ ईयर फॉर कैबिनेट, कोई काम का नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्ट्री J&K डोमिसाइल ऑर्डर ऑफिसर प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट, सिर्फ नॉलेज के लिए जानना है और ज़्यादा। फिर ये जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई ऑर्डर फ्री कोविड टेस्ट इन प्राइवेट लैब्स ऑफ द पर्सन कवर्ड अंडर आयुष्मान योजना। ये आपका यूपीएससी में सोशल जस्टिस में एक क्वेश्चन इससे एक बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला आप पढ़ करके एक नोट्स बना सकते हो। सेलिब्रेटिंग 47 ईयर ऑफ केशवानंद भारती केस, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन पॉलिटी में केशवानंद केस पे जाएंगे तो इसका अपडेट के लिए इसको पढ़ सकते हैं, एक काम का है। उसके बाद सोशल इशूज, सोशल इशूज अगर आप बीपीएससी मेंस के भी छात्र हैं तो वहाँ भी आपका काम आएगा। और खासकर सोशल इशूज जो जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी, उसमें ये चीज़ें आपके अपडेट काम आ सकते हैं जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी देने वाले हैं, उनके लिए मटेरियल है। आर्ट एंड कल्चर, कहते हैं ना कि आर्ट एंड कल्चर पीटी में और मेंस में भी रहता है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तबलीगी जमात, सोसाइटी ऑफ प्रीचर्स, ये आपका काम है। तबलीगी जमात के बारे में पूछ सकता है आपका, हो सकता है आईएएस 2020 की पीटी में, तो जो पीटी देने वाले इसको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीलिम्स फैक्ट, जो आईएएस इस बार देने वाले हैं पीटी, उनके लिए जो प्रीलिम्स का फैक्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पूरा इससे एक क्वेश्चन हो सकता है, इस बार तैयार रहिएगा। देन इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन सेलिब्रेशन 70वां एनिवर्सरी। देन हेरिटेज क्राफ्ट विलेज ओडिशा वियर, ये पूछा जा सकता है आईएएस की पीटी में या बीपीएससी की पीटी में। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री लॉन्चेज ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ये पूछा जा सकता है कल्चर के क्वेश्चन में यूपीएससी। मेरू जंत्र फेस्टिवल बैंड इन उड़ीसा, आईएएस के पीटी में पूछा जा सकता है कि मेरू जंत्र फेस्टिवल कहाँ से बिलोंग करता है, या इससे 2-3 कथन देगा और पूछेगा सही कथन का पहचान करें। तो ये इंपॉर्टेंट है जेरू मेरू जत्रा के बारे में। देन प्रीलिम्स फैक्ट, इसको देख लेंगे आप, जो यूपीएससी पीटी में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है, खासकर ये जो टॉपिक है ना, न्यूज वाइट पीटी के लिए सिर्फ काम आएगा, तो न्यूज वाइट को हल्के में देख लें। और यहाँ पे खासकर जो ये हाईलाइट किया हुआ है प्रीलिम्स फैक्ट, बैकग्राउंड ऑफ द केस, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़े तब कहीं कॉपी में नोट करें, क्योंकि देखो ये जो पूरा का पूरा मैगजीन है ना, करीब 150-200 पन्ने में रहता है। और 150-200 पन्ने में जो है, तो 150-200 पन्ने में होता क्या है कि हम फिर दोबारा इस मैगजीन को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन के पहले कुछ ब्रीफ में ऐसा कुछ नोट्स बना लीजिए, कहीं न कहीं ज़रूरत पड़े तो 5 लाइन का, कहीं ज़रूरत पड़े तो 2 लाइन का, कहीं ज़रूरत पड़े तो 50 वर्ड्स का, ये आपको करना पड़ेगा अपने से,
तो प्रीलिम्स फैक्ट को आप नोट करते चलें। हो सकता है यूपीएससी में वो चीज़ें मिस हो गया, वो नहीं पूछा गया, तो हो सकता है 6-7वीं बीपीएससी में वो चीज़ें पूछ लिया जाए आपसे। इकोनॉमी बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस आल्सो। तो ये देख लेना। एग्रीकल्चर न्यू फीचर एडेड टू ई नैम के बारे में पूछा जा सकता है, तैयार रहें, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो। हाँ, जीआई टैग फॉर वेरियस प्रोडक्ट, ये जानना जरूरी है, बीपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है, और मेंस का क्वेश्चन एक हो सकता है जीआई टैग के बारे में 65वीं बीपीएससी में भी। ओके, देन प्रीलिम्स फैक्ट में जहाँ जहाँ देखना हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे कोई नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, क्लियर। ये पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन प्रीलिम्स फैक्ट जो भी है इधर हाईलाइट किया हुआ, इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। करेंसी स्वैप प्लान, इसको अच्छे से कर लेना। और ये जो पूरा जो ये वाला जो नोट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप रीड करना। और बात आती है ना कि सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हम हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश वाला चीज़ें समझ में हमको नहीं आती है, तो ऐसे छात्र क्या करेंगे। मैं ऐसे छात्रों को बोलता हूँ, देखो जी तुम हिंदी मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत क्या है कि हिंदी मीडियम होते हुए हम इंग्लिश को समझने का प्रयास नहीं करते। और मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको इंग्लिश का अलग से कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे इसको पढ़ने का, जो भी इंग्लिश का कुछ लिटरेचर हो या फिल्म से रिलेटेड कोई नोट्स हो, और द हिंदू का जो हम लोग भेजते हैं आपको एडिटोरियल का, उसका भी एनालिसिस करके भेजते हैं, उसका भी हम लोग मीनिंग्स दे करके भेजते हैं और विस्तार से बना के भेजते हैं। तो अगर वो काम करो ना हिंदी मीडियम वाले, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। होता क्या है कि जब आईएएस का पीटी का आप क्वेश्चन देखेंगे ना, आप देखना पिछले 5 साल का क्वेश्चन देखना, हिंदी का इधर ट्रांसलेशन और इधर इंग्लिश का ट्रांसलेशन। कभी कभी तो आपको लगेगा ना हिंदी अलगाववाद, या कभी कभी प्रेक्षा में प्रेक्षण, अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि प्रेक्षण होता क्या है। मतलब ऐसा लगता है ना कि यूपीएससी वाले मंगल ग्रह पे जाकर ट्रांसलेशन के लिए भेजते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश में वैलिड माना जाता है। तो कभी कभी लगे कि प्रेक्षण का क्या मतलब हो रहा है, तो बगल में इंग्लिश है, उसको देख लीजिए आप। और हिंदी मीडियम वाले जो आईएएस अटेम्प्ट करने वाले हो या बीपीएससी अटेम्प्ट करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा प्रयास करो इंग्लिश देखने का। ये आपके लिए फिर मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और जो थोड़ा सा अगर आप कोताही बरतोगे ना हम तो हिंदी मीडियम का हम नहीं देखेंगे, आगे जाके कुछ ना कुछ देखना, फ़ायदा खो दोगे आप लोग। तो फ़ायदा मत खोइए, और ये आपको पीटी के भी क्वेश्चन में मदद करेगा और मेंस के भी क्वेश्चन में मदद करेगा। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो लगेगा क्या पूछ दिया, ऐसे तो कभी पढ़ा ही नहीं मैंने, ऐसा लाइन तो कभी सुना ही नहीं। तो बगल में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो जब आप उसको देखेंगे ट्रांसलेशन को, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा अगर प्रयास करेंगे ना, तो देखना एक समय आएगा। अब मत बोलिए ना इंग्लिश, कौन बोल रहा है इंग्लिश स्पोकन करने के लिए, लेकिन अगर आप जिस दिन समझना शुरू कर देंगे तो बोलना भी शुरू कर देंगे। कदम तो बढ़ाइए। ओके, तो इस वाले नोट्स में देखना जितने भी टॉपिक हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो सारे कवर कर लेना। उसके वर्ल्ड वॉच, हाँ, इंटरनेशनल रिलेटेड इशूज, और इवन जीएस पेपर 1 में जो बीपीएससी वाले देने वाले हैं, जीएस पेपर 1 में जो इंटरनेशनल जो भी इशूज वगैरह है, वो इससे आपको अच्छे खासे मटेरियल मिल जाएंगे उसमें। तो इसको अच्छे से देख लेना। ओके, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। उसके बाद विज्ञान प्रगति आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो होता है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी, तो जनरल साइंस तो पीटी में पूछा जाएगा, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। लेकिन मेंस में आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो टेक्नोलॉजी में जितने भी सारे अच्छे नए अपडेट या जो भी इन्वेंशंस आए हैं, वो आपको विज्ञान प्रगति पढ़ना ही चाहिए। हिंदी में विज्ञान प्रगति और इंग्लिश वाले साइंस रिपोर्टर। क्लियर। तो इससे आपका देखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन आपका सोल्व हो जाएगा। इवन इन्वायरमेंट वाला सेक्शन भी इसी में सोल्व हो जाएगा, और बहुत सारा अच्छे से आपको पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ से, किसमें, विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर से। तो इसको इस वाले में अब इतना बड़ा है साइंस रिपोर्टर विज्ञान प्रगति, तो क्या पूरा किताब पढ़ जाएं, क्या पूरा पढ़ जाएं? देखो एक बार क्या करना ना, इसको झलक देख लेना, बस पूरी झलक देख लेना किताब का शुरू से लेकर लास्ट एक बार। उसके बाद क्या करना, ये जो जैसे
चैप्टर है। क्या क्या चैप्टर है? आकाश में चमकेगा एटलस धूमकेतु। तो पीटी में कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है ना जो अनोखा टाइप का लगेगा, तो वो प्रीलिम्स के लिए है ना। इरफान ह्यूमन है ना। उसके बाद पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन क्या होता है उसके बारे में समझाया गया है। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोजिट्रॉन से आपका। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का 34वां स्थापना दिवस समारोह, इसमें क्या हुआ था? कहीं किसी चीज़ विशेष चीज़ की चर्चा तो नहीं हुई थी, वो चीज़ें देख लेना। ऊर्जा दक्षता का 19वां स्थापना दिवस, उसमें नया क्या हुआ था? COP 13 सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी मेंस देने वाले उसके लिए और जो पीटी देने वाले हो आईएएस का उसके लिए। क्लियर? तो ये सब चीज़ें जो है इसमें जो है आप देख सकते हो, लेकिन पूरा एक बार कम से कम किताब को एक झलक देखने के बाद ही। ये रहा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीटी हो, बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ये सब चीज़ें आपका काम का नहीं है। समान विज्ञान ये सब काम का नहीं है। हाँ, फिर रक्त बहाव को रोकने के लिए स्टार्च आधारित सामग्री, बहुत सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में रहता है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद सोलर रिसीवर ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में ब्रीफ में बहुत अच्छा समझाया रहता है इसमें। ठीक है। स्मार्ट टॉयलेट, पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिस थेरेपिस्ट मास्क, ये तो बहुत चर्चा में है और इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे पीटी हो, पीटी में तो एकदम क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। स्लाइडिंग वॉल्स, इससे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, उसके बाद बाल भारतीय सम्मान से सम्मानित युवा, ठीक है, नॉलेज के लिए सिर्फ जानेंगे। इसी तरह से विज्ञान प्रगति, अच्छा है। और ये सब जो क्वेश्चन रहता है ना, ये सब विज्ञान प्रगति में प्रतियोगियों के लिए ये सब जरूर आप सोल्व करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो आने वाले कोई भी एग्जाम हो सिविल सर्विस का पीटी में, उसमें देखना, इससे क्वेश्चन मदद मिलता है। ये देखो, ये वाला जो पेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है प्रीलिम्स के लिए, और अगर कलेक्शन कर सकते हो पीटी के लिए तो इस पेज से ज़रूर आप क्वेश्चन कलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और दूसरे नोट्स की, तो ये जो भेजा गया आपको करेंट अफेयर लॉकडाउन खासकर, ठीक है, ये आपका नेशनल रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स एंड स्टेट। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है ना, वो बीपीएससी प्रीलिम्स के काम आ सकते हैं, यूपीएससी में बहुत कम संभावना है ना। स्टेट से रिलेटेड न्यू कैप्सूल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट तो ज़्यादा नहीं आपको ध्यान देना, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल, ये सब चीज़ें जो हैं आप अच्छे से प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं, और ये सब सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में मदद करेगा। ठीक है। और खासकर इस बार जो यूपीएससी देने वाले हो, जो आईएएस देने वाले हो, इस बार 2020 में बैठने वाले हो, उसके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के समय बढ़ गया है, तो वो अच्छे से ठोस रूप में तैयार कर लो और ये सब चीज़ें देख लीजिए, आपके बहुत काम का है। ठीक है। एनपीएस सब्सक्राइब एंड पार्सल विड्रॉल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ओके। और अगर दूसरे नोट्स की बात करें तो क्रॉनिकल में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय परिदृश्य ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, करंट का चीज़ें मिलेगा। आर्थिक परिदृश्य जरूर नोट करना है इसमें से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन यूपीएससी के लिए काम देगा और बीपीएससी वालों के लिए काम देगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बस कहते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए 6 से 10 तक सर एनसीईआरटी पढ़े, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत भी साइंस, अगर लुसेंट टाइप के किताब से अगर थोड़ा बहुत भी जनरल साइंस का समझ ले लेते हैं, बस उतना ही काफ़ी है। उसके बाद आपको आना चाहिए करंट की चीज़ों पे, अपडेट पे। पर्यावरण एवं जैव विविधता, हो सकता है 66वीं बीपीएससी के पीटी में पर्यावरण से क्वेश्चन बढ़ जाए, जैव विविधता से क्वेश्चन बढ़ जाए। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहे हैं। और यूपीएससी में तो, पीटी में तो रहता ही रहता है अधिकतर क्वेश्चन। निबंध यूपीएससी वाले देने वाले के लिए, केस स्टडी यूपीएससी देने वाले के लिए, जीएस पेपर 4, हाँ, एथिक्स। बाकी खेल प्रदेश छोड़ सकते हो, राज्यनामा एक झलक में हल्का फल्का देख सकते हो, लघु संचिका हल्का फल्का देख सकते हो, बस। ठीक है, तो ये कर लेना क्रॉनिकल वाले में। देन नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगले ये जो शंकर आईएएस एकेडमी का जो आता है ना हर महीने,
अप्रैल महीने मई का, तो ये अच्छा होता है। और ख़ासकर जानते हो प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा मटेरियल इसमें रहता है। मेंस के लिए करीब करीब 40%, 30 से 40% मदद करेगा आपका मेंस के पेपर में, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि देखो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दिल्ली से लेकर के साउथ इंडिया में बेंगलोर तक, केरला तक, लेकिन होता क्या है ना कि हमको क्या करना है कि खोजी रहना है, और जो जहाँ मिले काम का चीज़, कहीं भी पड़ा हुआ मिले हम उठा लेंगे, अगर मेरे काम का चीज़ है, मेरे मतलब का चीज़ है। कमल होता कहाँ? कीचड़ में, लेकिन कमल अगर वही फूल लेने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है। तो अगर हमको कमल जो है कीचड़ से भी मिल रहा है तो उस कमल को हम उठा लेंगे। रोड पे जा रहे हैं और मेरे मतलब का कुछ चीज़ें रोड पे गिरा हुआ है, भले वो थोड़ा गंदा हो, हम उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? वो मेरे मतलब का है। तो देखो मटेरियल कहाँ भी कुछ भी मिले, ऐसे तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आपको वही मिले जो आपके काम का है, और उसमें भी मैं गाइड कर दे रहा हूँ कि वही पढ़ना, ज़्यादा आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है, वही छूना जो आपका काम का है, ज़्यादा नहीं। तो मटेरियल तो हज़ारों बाढ़ है, मटेरियल की बाढ़ आया हुआ है इंटरनेट पर, है ना, और सलाह देने वाले भी बहुत लोग हैं। तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसलिए हम गाइड करते रहें। तो मटेरियल जो कह रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ आता है। तो हर कोचिंग का क्या होता है, कोई खास सेक्शन अच्छा होता है और दूसरे का कोई खास सेक्शन अच्छा होता है। किसी का प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत अच्छा होता है, किसी का मेंस से रिलेटेड अच्छा होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल अच्छा होता है, किसी का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। जिसे बोलते हैं ना शंकर IAS अकेडमी का एनवायरनमेंट पढ़ लेना चाहिए, है चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है उसमें काम का अगर आप पढ़ें। अब इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि हाँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, शंकर IAS अकेडमी का नोट्स एनवायरनमेंट में मिल गया और इंग्लिश मीडियम। हिंदी वाले क्या करेंगे? तो हिंदी वाले तुम भी पीछे मत रहो, इसलिए तुम भी प्रयास करो थोड़ा थोड़ा चीज़ें देखने का, ठीक है, फिर तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा। तुम कहाँ पीछे रहने वाले हो किसी से। तो इसमें जो चीज़ें हैं, है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेज, ये सब चीज़ें, ड्राफ्टिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर। उसके बाद द इंडियन पार्लियामेंट परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेज, चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन IAS एंड BPSC या UPPCS या झारखंड लोक सेवा आयोग, पंचायती राज, तो इसको बहुत अच्छे से करना। चेक्स एंड बैलेंस ये देख लेना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, PT में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा इससे, ठीक है। जेंडर राइट्स, मेंस में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। स्कीम एंड पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज, PT में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद जो भेजे गए हैं आप लोग को, यस कुरुक्षेत्र बता ही दिए आपको, और जो नोट्स हैं बस यही सब है जो आपको भेजे गए हैं आज, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना जो आज भेजा गया है। और एक आज़ादी के बाद का भारत भेजा गया है। तो देखो आज़ादी के बाद का जो भारत है उसमें क्या है ना, ये जो इस वाले में है उसमें क्या है कि जो UPSC देने वाले हो, तो UPSC वाले का क्या होता है ना, GS पेपर 1 में आज़ादी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे क्वेश्चन रहता है। और तो हिंदी मीडियम में भेजे हैं, हिंदी में भेजे हैं, इंग्लिश में भी भेज देंगे आपको जल्दी ही। तो ये जो है ना, पढ़ो इसको और इसको पढ़ करके एक कंसेप्ट डेवलप करना। अभी इसमें डूबना मत ज़्यादा, खाली एक कंसेप्ट डेवलप करना कि अच्छा ऐसे हुआ था, और इसके आधार पे आपका जो एक विचार बनेगा उस विचार को कहीं नोट करना, ठीक है। और इसमें जो डेट है और कब कब क्या हुआ था, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, ये चीज़ें खाली नोट करना। फिर देखना इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर एक बार कंसेप्ट बन गया ना आपका, तो ये भी मज़ा आएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने में। क्लियर? तो आज जो भेजा गया था यही सब है। उसके बाद जो करंट अफेयर भेजा गया था, आप लोग को देखे होंगे ग्रुप में, तो जो करंट अफेयर भेजा जा रहा है ना, तो उस करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। करंट अफेयर आज तो मैंने आपको ऐसे भेज दिया, लेकिन ऐसे भेजने से क्या होगा ना कि आज कुछ लोग कॉपी में इसको उतारेंगे, मैंने बोला कॉपी में उतार लेना, लेकिन कुछ लोग कॉपी में उतारेंगे, कुछ लोग कॉपी में नहीं उतारेंगे। तो अगली बार से मैं क्या करूँगा ना, इसको हर हफ्ते PDF बना के भेजूँगा। उससे क्या होगा ना, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में कम से कम सेव तो रहेगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़ा प्रिंट आउट निकाल कर उसको रीड करने का, तो एग्जामिनेशन के पहले रीड कर सकते हैं आप, तो आपको ये मदद मिलेगा। तो आज तो मैंने भेज दिया करंट अफेयर, लेकिन मेरे को ऐसा लगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने भेजा है, मेरे को ऐसा लगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगा PDF का।
क्योंकि यहाँ रहेगा तो यहीं रह जाएगा, और कहीं ना डिलीट हो गया तो मोबाइल में ज़्यादा डेटा रहता नहीं है, तो कहीं ना डिलीट हो गया तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए इसको अच्छा है कि हम भी अगले बार से देखो कुछ काम करते हैं ना तो समझ में नए नए टेक्निक्स आता है कि अच्छा इसको ऐसे करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ग्रुप में बहुत सारे बिगनर भी हैं, बच्चे टाइप के भी लोग हैं जो अभी शुरुआत ही किए हैं, तो हमको सबको लेके चलना है ना, उसके बारे में भी सोचना है जो बहुत कमज़ोर है। हाँ, तो अगले बार से हम लोग ये भी करेंगे। ओके, तो आज यही बताना था, और फिर से कल से हम लोग लगेंगे। हाँ, कल से फिर अपने अपने गोल पे लगेंगे, और जो करना है अच्छे से करना है, मिलजुल के करना है, और कोई भी दिक्कत आए मैं हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। आज बस इतना ही।